नमस्कार, मैं हूं संजय शर्मा। आप देख रहे हैं 4 PM गुजरात। गुजरात लॉबी की बहुत परेशानी बढ़ती जा रही है। ये युद्ध अगर बढ़ा तो फजीयत और मोदी जी की होती जाएगी। आखिर क्या कारण है, क्यों मोदी जी इतना पस्त हो गए हैं और किस तरह ईरान बैंड बजा रहा है? अभय दुबे जी के संग शानदार बातचीत की है, सीधा लेके चलता हूं आपको उनके पास। नमस्कार, मैं हूं संजय शर्मा। आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। बहुत बहुत स्वागत है अभय दुबे जी आपका। अजमेर हर साल जाता हूं, वहां पे ख्वाजा जी के दर्शन करता हूं। बड़ा संयोग हुआ कि मैं 4 PM म्यूजिक पे गाना आज ख्वाजा जी की याद में गा रहा था, तभी मेरे मित्र वहाँ के खादिम नजर साहब आए और उन्होंने ये मेरे को पहनाया, प्रसाद दिया। तो मैंने सोचा आज इसी को पहन के मैं आपके संग शो करता हूँ। शुरुआत ये करूंगा कि बड़ी मेहरबानी कर दी ट्रम्प चचा ने, मोदी जी की इज्जत बचा ली। कह दिया कि 30 दिन तक रूस से तेल खरीद लो। मैं ये जानना चाहता हूँ अभय जी, जो मोदी जी पे नैतिक रूप से दबाव बन रहा है, कांग्रेस मजाक उड़ा रही है कि सरेंडर प्राइम मिनिस्टर, और वाकई में पहली बार ऐसा आ रहा है कि मोदी जी ने एकदम सरेंडर कर दिया है। हमारे यहाँ जहाज आया, मेहमान था, उस पर अटैक कर दिया गया, मोदी जी कुछ नहीं बोले। वो कह रहे हैं कि रूस से 30 दिन तेल खरीद लो, मोदी जी कुछ नहीं बोल रहे। खामेनेई साहब की मौत पर मोदी जी कुछ नहीं बोल रहे। ये जो एक विश्व गुरु का 56 इंच के सीना वाला जो इंसान हुआ करते थे, वो कहाँ चले गए? और अगर ये ऐसा रहा तो क्या लगता नहीं है कि मोदी जी की जो इमेज थी वो बहुत तार-तार होगी? ये हो क्या रहा है मोदी जी को? आखिर ईरान ने ऐसा क्या कर दिया? डर अमेरिका और इज़राइल को लगना चाहिए था, डर मोदी जी को लगने लगा। देखिए, एक रहस्य मुझे लगता है कि बहुत दिनों तक बना रहेगा और उस वक़्त तक बना रहेगा जब तक कि मोदी या ट्रम्प दोनों में से कोई उस रहस्य का उद्घाटन न कर दे। वो ये है कि आखिरकार मोदी जी ट्रम्प से इतना क्यों डरते हैं? भई देखिए, अमेरिकी ख़ैमे में जाना एक बात है, अमेरिकी ख़ैमे में बहुत से देश हैं। मोदी जी ट्रम्प से जिस तरह भयभीत हैं और दबे हुए हैं ट्रम्प से, इसको राहुल गांधी कंप्रोमाइज़्ड पीएम के बोलते हैं। जिस तरीके से मोदी जी ने अपने आप को कंप्रोमाइज़ कर लिया है, वो बिल्कुल अमेरिकी ख़ैमे में जाने वाली बात नहीं रह गई है केवल अब। अमेरिकी ख़ैमे में तो इज़राइल भी है, अमेरिकी ख़ैमे में संयुक्त अरब अमीरात है, अमेरिकी ख़ैमे में दुबई है, अमेरिकी ख़ैमे में कुवैत है, अमेरिकी ख़ैमे में ब्रिटेन है, अमेरिकी ख़ैमे में फ्रांस है। ये सारे देश अमेरिकी ख़ैमे में हैं और आज से नहीं, हमेशा से रहे हैं। भारत तो पहली बार अमेरिकी ख़ैमे में गया, अमेरिका का पिट्ठू बना। लेकिन इस तरीके से कोई नहीं करता है जिस तरीके से मोदी जी कर रहे हैं। आप सोचिए, मेरा तो कहना यह है कि जिस तरीके से अमेरिका के वित्त मंत्री ने एक बयान जारी करके ये कहा है कि हमने भारत को इजाज़त दे दी है कि वो 1 महीने के लिए रूसी तेल खरीद ले। और सुनिए, साथ में ये भी कहा है कि रूस से नहीं तेल खरीद सकते। जो रूसी तेल अपना तेल भरे हुए होर्मुज़ स्ट्रेट के बाहर खड़े हुए हैं, होर्मुज़ जलडब्लू क्यों घुसने नहीं दे रहा है ईरान उनको, हैं, वहाँ से तेल खरीद सकता है। जो जो समुद्र में है, वहाँ उनसे तेल ले सकता है। तो ये जो 1 महीने की मोहलत दी गई है, इससे नरेंद्र मोदी की और भी ज़्यादा बदनामी हो गई है। नरेंद्र मोदी को उनसे कहना ही चाहिए था कि हमें इजाज़त दे दीजिए, लेकिन कृपया करके इसकी घोषणा मत कीजिए। उन्होंने इसकी घोषणा भी कर दी। तो जितनी बेइज़्ज़तियाँ हो रही थी, उनमें एक बहुत बड़ी बेइज़्ज़ती और जुड़ गई। अब आप दूसरी बेइज़्ज़ती के बारे में सुनिए। जब जो ईरानी नौसेना का पोत था, वो भारतीय नौसेना के निमंत्रण पे भारत आया था। उसका विशाखापट्टनम में भारतीय नौसेना ने उसका स्वागत किया। उसके नाविकों ने विशाखापट्टनम में एक पब्लिक परेड भी की। फिर उन नाविकों को भारतीय नौसेना ने ट्रेनिंग दी। वो वहाँ पर युद्धाभ्यास में भाग लिया उसने। इस युद्धाभ्यास में अमेरिका को भी भाग लेना था। अमेरिका ऐन मौके पे उससे हट गया था किन्हीं कारणों से। लेकिन अमेरिका को भी भाग लेना था। ये अंतर्राष्ट्रीय नौसेनाओं का नियमित रूप से होने वाला एक युद्धाभ्यास था। जब वो वापस जा रहा था, उसके पास हथियार नहीं थे। ये जो ईरान के विदेश मंत्री हैं, सईद अब्बास अ, सईद अब्बास अरगाची सईद अब्बास अरगाची जो है, इस बार अरगाची ने कहा है कि भई वो उसमें हथियार नहीं थे उसके अंदर और उसको अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के उल्लंघन करके उसको डुबाया गया है। और भारत ने उसकी भी निंदा नहीं की। जबकि एक तरह से देखा जाए कि एक हमारे मित्र आज तर्क दे रहे थे और तर्क से मैं सहमत हूँ। अगर आप मेरे घर आए मेहमान के तौर पर,
तो जब तक आप लौट नहीं आए, मैं फोन करके पूछता हूँ, चिट्ठी डाल के पूछता हूँ कि भाई आप ठीक से घर पे पहुंच गए ही नहीं पहुंच गए। जब आप अपने घर पे पहुंच जाएंगे तब हमारी जिम्मेदारी खत्म होगी। ये नहीं हमारे दरवाजे से निकले और हमारी जिम्मेदारी खत्म हो गई। ये तो ना होती है मेहमान नवाजी। अच्छा, फिर आप जो भक्त लोग हैं वो तर्क दे रहे हैं कि हिंद महासागर का नाम हिंद महासागर, इसका मतलब ये नहीं है कि वो भारत का महासागर है, भारत उस महासागर का मालिक है। यही तर्क चीन देता था उनके खिलाफ। चीन ने भारत के खिलाफ भारत को यही तो तर्क दिया था कि ये हिंद महासागर जो है, इसका नाम हिंद महासागर, इंडियन ओशन, इसका मतलब नहीं है कि इंडिया का ओशन है। ये हमारी नेवी कहीं भी जाएगी, आप रोक ही नहीं सकते उसको। ये चीन ने जवाब दिया था भारत को। वही जवाब आज, वही बात, वही तर्क आज भारतीय मोदी के भक्त लोग दे रहे हैं। अब इससे अंदाजा लगाइए कि इन लोगों का स्तर, दिमागी स्तर कितना गिर गया है। ये अपने दुश्मनों के तर्कों का इस्तेमाल कर रहे हैं। जो तर्क इनके खिलाफ दिए जाते थे, उन तर्कों का ये लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। ये इनकी दूसरी बेइज्जती है। इनकी तीसरी बेइज्जती आप सुनिए। एक है साहब क्रिस्टोफर लार्डो, ये उप विदेश मंत्री हैं अमेरिका के। ये दिल्ली में एक रायसीना डायलॉग होता है जो विवेकानंद फाउंडेशन वाले चलाते हैं, या वो विवेकानंद फाउंडेशन नहीं, शायद वो लोग चलाते हैं, ऑब्जर्वर फाउंडेशन वाले चलाते हैं, जो हमारे डोभाल साहब के बेटे जिसमें काम करते हैं। उसमें उन्होंने भाषण दिया। उन्होंने भाषण देने में साफ तौर पे भाषण कहा, सब जगह वो भाषण सुनाया जा रहा है, टीवी चैनलों पे भी चल रहा है उनका भाषण। उस भाषण में उन्होंने कहा है कि भारत को ये समझ जाना चाहिए कि हम वो गलती नहीं करेंगे जो 20 साल पहले हमने चीन के साथ की थी। हमने चीन का साथ दिया, चीन को संयुक्त राष्ट्र में जगह दिलवाई और ये सब तमाम किया, और उससे चीन हमारे बराबर आ गया, अपना बाजार विकसित कर लिया और हमसे होड़ करने लगा। हम भारत को अपने बराबर नहीं आने देंगे, हम भारत को बाजारों को विकसित नहीं करने देंगे। ये उन्होंने कहा है ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन के रायसीना डायलॉग में। ये तीसरी बेइज्जती है। 36 घंटे के अंदर इनकी 3 बड़ी बेइज्जतियां हुई हैं इनकी। इसीलिए मैं कहता हूं कि ट्रंप का ये कार्यकाल भारत के प्रधानमंत्री की सीरियल इंसल्ट्स के लिए जाना जाएगा। एक के बाद एक लगातार इनकी बेइज्जतियां हो रही हैं। तो ये कैसे तो रहे हैं। इसीलिए मैं कह रहा हूं ये रहस्य बना हुआ है। अमेरिकी खेमे में जाना, अमेरिकी समर्थक होना एक अलग बात है भाई। हम किसी देश के समर्थक होते हैं तो हम साथ में अपने हितों की पूर्ति के लिए समर्थन करते हैं ना उनका। भाई हम कुछ दोनों में लेन देन, समर्थन का मतलब होता है कि कुछ हम उनको कुछ देंगे, बदले में वो हमें कुछ देंगे। इसमें समर्थन का तभी तो आधार बनेगा। अमेरिका भारत से अपना फायदा देखेगा, भारत अमेरिका से अपना फायदा देखेगा। यहां कुछ नहीं हो रहा है। यहां सिर्फ बेइज्जती दी जा रही है, भारत को थमाई जा रही है। इसके अलावा और कुछ नहीं हो रहा है इसके अलावा। भाई आप मोदी जी ये बताएं, मोदी जी के समर्थक बताएं कि ट्रंप के साथ ये संबंध बनाने से भारत को अभी तक क्या फायदा हुआ है पिछले 1 साल में। 20 जनवरी को ट्रंप ने 2025 को ट्रंप ने शपथ ली थी। 20 जनवरी को, 20 जनवरी से अभी तक 1 साल से ज्यादा का समय हो गया है। भारत को ट्रंप और अमेरिका के कारण क्या लाभ हुआ है वो बताएं। इस पीरियड में ट्रंप ने पाकिस्तान को भारत के मुकाबले खड़ा कर दिया, जो अपने पहले कार्यकाल में नहीं किया था उन्होंने। दूसरे कार्यकाल में पाकिस्तान को भारत के मुकाबले खड़ा कर दिया है ट्रंप। अमेरिका के साथ जो भारत का व्यापार था, वो व्यापार भी सांसत में पड़ा हुआ है। वो फायदा भी होना था, वो फायदा भी बिल्कुल बंद पड़ा हुआ है। पहले ईरान से भारत तेल लेता था सस्ते दाम में और रुपए में तेल लेता था। पहले ट्रंप ने वहां पे बंदिशें लगाई अपने पहले कार्यकाल में। दूसरे कार्यकाल में रूस से लेता है तो रूस पे बंदिशें लगा दी। भारत सस्ती दर पर तेल लेता था, वो भी नहीं मिल रहा है। कौन सा ऐसा लाभ है ट्रंप से भारत को जिसकी वजह से भारत को अमेरिका के साथ रहना चाहिए? मैं अभी भी कहता हूं, अमेरिका का समर्थन करना चाहें तो आप कर सकते हैं, लेकिन उसकी शर्तें क्या होंगी, उसकी सीमा क्या होगी, ये सब चीजें तो तय करनी पड़ेंगी ना। ठीक बात है। अच्छा, अचानक गोदी मीडिया का कुछ दिल पसीज रहा है, दिल बदल रहा है।
मैं देख रहा हूँ सुशांत सिन्हा जैसे चापलूस, मैं तो हमेशा मजाक में कहता हूँ कि मोदी जी अगर अपने पैरों में जहर लगा ले तो सुबह तक सुशांत सिन्हा मर जाएंगे, इतने तलवे छाटते हैं। वो भी अब ट्रंप के खिलाफ बहुत बयानबाजी करने लगे हैं। अमेरिका के खिलाफ गोदी मीडिया बोलने लगा है, बहुत ज्यादा ईरान का पक्ष लेने लगा है। ये अचानक हृदय परिवर्तन गोदी मीडिया का क्यों हो गया? भाई देखिए, तो उनके सबके अपने अपने कारण हैं। जो वो हैं आपके अर्णब गोस्वामी हैं, उनका भी अपना कारण है, और भी कुछ लोग हैं उनके अपने कारण हैं, इनके भी अपने कारण रहे होंगे। सोशल मीडिया में भी देखिए, जो मोदी की भक्त मंडली थी, वो यूजीसी की वजह से इन लोगों के खिलाफ बहुत बोल रही है। तो ये काफी कुछ हो रहा है इस तरह का। जो नीतियां ये लोग अख्तियार कर रहे हैं और जिस तरीके से पूरे देश की जनता और राष्ट्रीय भावनाओं को अंगूठा दिखाते हुए ये लोग अपनी मनमर्जी की एक घटिया किस्म की अपमानजनक विदेश नीति चला रहे हैं, समर्थन करने वालों को भी लगता होगा कि भाई कब तक समर्थन करें, क्या करें, कैसे लोग हैं ये, किनका हम समर्थन कर रहे हैं, कब तक हम निर्लज्जता पूर्वक इनके घटिया कामों के की तरफदारी में तर्क ढूंढते रहेंगे। ठीक बात है। अगर हम भारत की राजनीति की बात करें तो एक चर्चा बड़ी बिहार में चलने लगी है कि जिस तरह नीतीश की पार्टी में विरोध हो रहा है, विद्रोह हो रहा है कि लल्लन सिंह और कुछ लोगों ने नीतीश को डुबो दिया, और अब नीतीश अगर राज्यसभा चले गए तो पार्टी टूट जाएगी। लोग कह रहे हैं कि ऐसा ना हो नीतीश जी जो है वो एंड मौके पे पलट जाए और कल मना कर दे, भाई मैं राज्यसभा नहीं जा रहा। क्योंकि बिहार के जो परिणाम है, क्या नीतीश दोबारा पलट सकते हैं, मना कर सकते हैं, कोई और बड़ा गेम हो सकता है, या नीतीश के पास अब कोई चारा नहीं बचा? देखिए, मेरा मानना यह है कि नीतीश के पास चारा तभी होता था जबकि जो राष्ट्रीय जनता दल है, लालू यादव और तेजस्वी यादव के नेतृत्व वाला, वो मजबूत होता था। आप इस बात को समझिए, जब बिहार में 3 ताकतें होती थी, राष्ट्रीय जनता दल एक मजबूत ताकत होता था, उसको 50 से ज्यादा 60-70 सीटें मिलती थी। भारतीय जनता पार्टी को भी 40-50 सीटें मिलती थी। नीतीश कुमार को भी सीटें मिलती थी। जब 3 ताकतें होती थी तो नीतीश कुमार का महत्व उसमें बढ़ जाता था। आज तो नीतीश कुमार मान लीजिए तेजस्वी यादव के साथ जाना भी चाहें तो उसको दोनों मिलकर भी सरकार नहीं बना सकते, तब भी 10-15 सीटें पीछे रह जाएंगे। तो ये जो बिहार में इस पिछले चुनाव में 14 नवंबर को नतीजा आया था, उससे जो राजनीतिक शक्तियों का संतुलन बदला है, इसने भारतीय जनता पार्टी को बहुत ज्यादा मजबूत कर दिया है। हालांकि नीतीश कुमार और भारतीय जनता पार्टी के बीच में 4-5 सीटों का ही फर्क है, लेकिन राष्ट्रीय जनता दल के कमजोर हो जाने से नीतीश कुमार के पास जो पलटी मारने का एक विकल्प रहता था, वो विकल्प समाप्त हो गया। अब नीतीश कुमार वालों मना करते हैं, ठीक है, हमने दस्तखत कर दिए उस दिन नामजदगी के फॉर्म के ऊपर अमित शाह की मौजूदगी में, अब हम नहीं जाते राज्यसभा। लेकिन अब नहीं चलेगा मामला उनका। अब मेरा मानना यह है कि सब मामला उनका फंस गया है और अब वो पलटी अगर मारेंगे तो राष्ट्र जो ये आपका जनता दल यूनाइटेड के अंदर में ही नीतीश के खिलाफ विद्रोह हो जाएगा और ललन सिंह और संजय झा जैसे लोगों के नेतृत्व में उसका एक बड़ा हिस्सा विभाजन हो जाएगा और वो सब बीजेपी के साथ चले जाएंगे और बीजेपी आराम से उनकी मदद से अपनी सरकार बनाएगी और ये सब लोग ठंडन गोपाल रह जाएंगे। और नीतीश कुमार इस स्थिति को समझते हैं, इसलिए मुझे नहीं लगता कि वो किसी भी किस्म का जोखिम उठाएंगे। अच्छा, नीतीश अच्छे बार्गेनर हैं, तो वो बार्गेन कैसे करेंगे? मंत्रिमंडल में कोई पद लेंगे? बार्गेन करने का समय उनका चला गया। बार्गेन आप हमेशा पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ से करते हैं। एमपी तो है उनके पास। एमपी तो सबसे ज्यादा बीजेपी में बैठे हुए हैं। जो कुछ थोड़ा बहुत एमएलए तो है उनके पास यहाँ पे। अगर एमपीओ कहेंगे, उनका जो संसदीय दल है वो सारे के सारे बीजेपी के गोद में बैठे हुए हैं। सारे एमपी छोड़ जाएंगे ना 1 सेकंड के अंदर, एक भी नहीं बचेगा इनके पास एमपी। ये तैयारी कर ली होगी मोदी जी ने। साहब राज्यसभा के भी चले जाएंगे, लोकसभा के भी चले जाएंगे, एमपी लेस पार्टी हो जाएगी। अच्छा, इस तरह के प्रयोग वो चंद्रबाबू नायडू के संग नहीं कर पाते कि चंद्रबाबू नायडू की पार्टी तोड़ो। चंद्रबाबू, आंध्र प्रदेश में बीजेपी की हैसियत बहुत छोटी है ना। आंध्र प्रदेश पर बीजेपी में है ही क्या? आंध्र प्रदेश में ही चंद्रबाबू नायडू पर निर्भर है। और यहाँ पे वो बीजेपी सबसे बड़ा दल है, हो गई है बिहार में, और सबसे बड़ा दल हुई है वो तेजस्वी यादव की कीमत पर। वो नीतीश की तो पिछली बार 43 आए थे, नीतीश तो इस बार बढ़ गए है ना। नीतीश तो केवल 4 या 5 सीट पीछे हैं बीजेपी से। हाँ, ठीक बात है, बिल्कुल सही बात है। राजनीति बहुत
मजेदार और बहुत नीतीश कुमार की सबसे कमजोरी जो सबसे बड़ी बढ़ी है इसमें, जिसमें इसके कारण वो बीजेपी के सामने झुक गए, वो राष्ट्रीय जनता दल के कमजोर हो जाने के कारण उन ये ऐसी आज राष्ट्रीय जनता दल के पास अगर जितने अभी एमपी जितने अभी विधायक हैं उससे दूने विधायक अगर होते तो आप निश्चित समझिए नीतीश कुमार ने इतनी आसानी से भाजपा की बात ना मानी होती। ठीक बात है, कुछ ना कुछ तो खेम होते रहता। बहुत बहुत शुक्रिया अभय जी इतनी सारी बातें करने के लिए, धन्यवाद। तो ये थे अभय दुबे जी युद्ध के बारे में जो बोल रहे थे। मुझे भी लग रहा है कि शायद ये एक इतिहास बनेगा जब ट्रंप अपने जीवन की सबसे ज्यादा पराजय, सबसे ज्यादा लज्जा का अनुभव करेंगे। ईरान की बहादुरी को सलाम करना चाहिए, क्या शेर दिल देश है। आप क्या सोचते हैं बताइएगा जरूर। शुक्रिया, थैंक यू।